फिर परिभाषिक शब्द अनेक अर्थी भी हो सकते हैं। जो परिभाषिक शब्द होते हैं वो क्या अनेक अर्थी भी हो सकते हैं। इनका अर्थ अलग, एक शब्द के जब अधिक अर्थ हो तो उसको अनेक अर्थी शब्द कहते हैं। परंतु किसी विशेष क्षेत्र में प्रयुक्त होने पर वह एक विशेष अर्थ को ही जो है अभिव्यक्त करते हैं। ठीक, परिभाषिक शब्द जैसे होते हैं तो उनके कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन जब उसी एक क्षेत्र विशेष में जब उनका प्रयोग किया जा सकता है, अगर उनका प्रयोग कार्यालय में किया जाएगा, पत्र लिखने में किया जाएगा, तो उनका एक ही अर्थ होता है। जैसे कर मतलब हाथ होता है, ठीक, हिंदी में कर मतलब एक टैक्स वाला कर होता है। ठीक, तो अगर हम पत्र व्यवहार की बात करेंगे तो उसमें हम कर का अर्थ उस टैक्स से ही लेंगे। ठीक, धन से संबंधित होगा वो। यहाँ कर का मतलब वो हाथ नहीं होगा। बहुत से ऐसे शब्द हैं, ठीक है, तो क्या, लेकिन वहाँ क्या एक अर्थ हमको लेंगे, ये कर वाला साहित्य वाला अर्थ वहाँ पर नहीं लेना होता। जो परिभाषिक शब्दावली का अर्थ है उस चीज़ को हमको लेना होता है। वही कहता है कि परिभाषिक शब्द अनेक अर्थी हो सकते हैं, परंतु किसी विशेष क्षेत्र में प्रयुक्त होने पर वह एक विशेष अर्थ की ही अभिव्यक्ति करता है तथा भ्रम का निराकरण करता है। जैसे उत्तर शब्द का अर्थ वार्तालाप में जवाब देना होगा। ठीक है, जैसे उत्तर शब्द क्या है, वार्तालाप में जवाब देना। लेकिन भूगोल के क्षेत्र में उत्तर क्या होगा, भूगोल विषय के अंतर्गत उत्तर परिभाषिक शब्द के रूप में दिशा विशेष का सूचक है। ठीक है, वही चीज़ अगर हम उत्तर में दे, सामान्य में उसको उत्तर मतलब जवाब देना होगा, लेकिन भूगोल के क्षेत्र में उत्तर का अर्थ है एक दिशा। परिभाषिक शब्द का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता है। परिभाषिक शब्द की सामान्य शब्द से भिन्नता बताने के लिए किसी व्याख्या या परिभाषा देना आवश्यक होता है। इस प्रकार प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से ज्ञान विज्ञान के विषयों से संबंधित शब्दावली उसी क्षेत्र विशेष तक सीमित हो जाती है और वह सामान्य न रहकर विशिष्ट शब्दावली हो जाती है और परिभाषिक शब्दावली कहलाती है। क्योंकि ऐसे शब्दों का उचित अर्थ विशेष विवरण, व्याख्या एवं परिभाषा के द्वारा ज्ञात होता है। एक परिभाषा दी है भोलानाथ तिवारी। भोलानाथ तिवारी के अनुसार, ठीक है, ये हिंदी के व्याकरणाचार्य हैं भोलानाथ तिवारी। उन्होंने एक परिभाषिक शब्दावली की व्याख्या परिभाषा दी है कि अर्थ एवं प्रयोग की दृष्टि से निश्चित रूप से परिभाषिक होने के बाद कारण ही ये शब्द परिभाषिक शब्द कहलाते हैं। क्या कहा उन्होंने, अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से निश्चित रूप से परिभाषित होने के बाद कारण ही ये शब्द परिभाषिक शब्द कहलाए। मतलब निश्चित रूप से परिभाषित होने के बाद, होने के कारण जो ये शब्द जो हैं वो परिभाषिक शब्द कहलाएं। मतलब उनके अंदर एक विशिष्टता वाले शब्द। परिभाषिक शब्द विषय विशेष के संबंध में निश्चित धारणा को प्रकट करता है तथा उसकी अर्थ सीमा भी सीमित होती है। मतलब परिभाषिक शब्द क्या करता है, विषय विशेष के संबंध में निश्चित धारणा को प्रकट करता है। विषय विशेष के जिसका संबंध हो तो वो जो निश्चित धारणा होती है, जिस धारणा से बात कही जाती हो, वो शब्द जो है वो निश्चित धारणा को व्यक्त करता है या प्रकट करता है तथा उसकी अर्थ सीमा भी सीमित होती है। उसका अर्थ विस्तार नहीं होता है, उसका अर्थ एक वही चीज़ होगा जिसके विषय में वो लिखा जाएगा। ठीक है, वह एक ही अर्थ का बोध कराएगा। ठीक, और पढ़ने वाले को समझ में भी आएगा ये अर्थ उसी एक सीमित चीज़ का बोध करा रहा है, जानकारी दे रहा है। परिभाषिक शब्दावली का विषय विशेष के अध्येता एवं विशेषज्ञ के लिए विशेष महत्व होता है। हिंदी में परिभाषिक शब्दावली के निर्माण के निम्नलिखित प्रक्रियाएं हैं। ठीक, परिभाषिक शब्दावली निर्माण की प्रक्रियाएं क्या हैं? उपसर्ग के द्वारा परिभाषिक शब्दों का निर्माण। ठीक, शब्द बनते मूल शब्द में उपसर्ग लगाया जाता है। उपसर्ग कहाँ लगाया जाता है? शब्द के मूल शब्द के पहले।
तो वहाँ उपसर्ग के द्वारा परिभाषिक शब्दों का निर्माण। फिर है प्रत्यय के द्वारा परिभाषिक शब्दों का निर्माण। तो प्रत्यय कहाँ लगाया जाता है? शब्द के मूल शब्द के पीछे लगाया जाता है। ठीक। समास की सहायता से परिभाषिक शब्दों का निर्माण। समास में क्या होता है? समास की सहायता से परिभाषिक शब्दों का निर्माण। समास जो है, समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। समास के द्वारा दो को मिलाकर जो है वो संक्षिप्त किया जाता है। ठीक, उसमें कारक चिन्हों का लोप कर दिया जाता है तो वो सब संक्षिप्त हो जाते हैं। फिर है संधि प्रक्रिया से परिभाषिक शब्दों का निर्माण। संधि का अर्थ होता है जोड़ना। समास में दो शब्द जुड़ते हैं, ठीक, उनके कारक भी व्यक्तियों को अलग करते हैं, और संधि में दो वर्णों का मेल होता है। जहाँ पर दो वर्णों का मेल होता है तो वहाँ समास होता है। ठीक, आगे पीछे वाला शब्द परिवर्तन नहीं होकर केवल वर्णों में परिवर्तन होता है वहाँ पर। तो संधि जो दो शब्दों के मध्य, मतलब यहाँ दो वर्णों के मध्य जो संधि होती है उसको संधि के द्वारा भी परिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया जाता है। विदेशी भाषाओं से गृहीत एवं निर्मित परिभाषिक शब्दावली, और ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो हम विदेशी भाषाओं से ग्रहण कर लेते हैं तो उनको भी परिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत स्थान दिया गया है। आगे ये बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली निर्माण के सिद्धांत, ये महत्वपूर्ण जो चैप्टर है पूरा कि शब्दावली निर्माण के कौन कौन से सिद्धांत। ये आपकी परीक्षा के एकदम लायक प्रश्न, लायक नहीं, यही प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि शब्दावली निर्माण के सिद्धांत, कि शब्दावली निर्माण के कौन कौन से सिद्धांत हैं। कि स्वतंत्रता से पूर्व तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ज्ञान विज्ञान की विभिन्न विधाओं में अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व था। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं को शिक्षा, विज्ञान एवं प्रशासन का माध्यम बनाने का स्वप्न स्वतंत्र भारत के निर्माताओं ने सजाया था। ठीक, पहले जो था क्या किया जाता था, अंग्रेजी ही जो है सभी चीज़ का माध्यम बनी हुई, चाहे वो पत्राचार का माध्यम, जैसे मैकाले ने लगाई थी अंग्रेजी शासन को, मतलब शिक्षा जो अंग्रेजी भाषा में दी जाए। मैकाले के द्वारा जैसे जितने भी उसमें अंग्रेज थे ही, जितना कार्य होता था वो सब अंग्रेजी भाषा में होता था। ठीक है, उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद जो है ये व्यवस्था बताई गई कि यहाँ स्वतंत्र होने के बाद भी 15 वर्षों तक कहा गया था, लेकिन आज तक ये सिस्टम लागू है, अंग्रेजी में ही पत्राचार किए जाते। राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक विकास के लिए भी यह अति आवश्यक था। हिंदी में विज्ञान, प्रबंध, वाणिज्य, विधि एवं अन्य तकनीकी विषयों के आगमन से परिभाषिक शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। हिंदी में हम विज्ञान का भी प्रयोग हिंदी में किया जाता है, हिंदी का प्रबंध के क्षेत्र में भी, वाणिज्य के क्षेत्र में भी, विधि के या न्याय के क्षेत्र में भी, और तकनीकी विषयों के आगमन से परिभाषिक शब्दों की आवश्यकता पड़ी। मतलब ऐसे शब्द हैं और ऐसा शब्द जो लिया जाए जो कहीं पर भी रखा जाए उसका एक ही अर्थ बोध कराया जाए, इसलिए परिभाषिक शब्दों की आवश्यकता पड़ी, परिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में वही शब्द रखा जाए, वही शब्द हिंदी के क्षेत्र में रखा जाए, वही गणित के क्षेत्र में रखा जाए तो क्या करें, उसका अर्थ जो है एक ही हो। इसलिए परिभाषिक शब्दावली के निर्माण की आवश्यकता इस कारण से पड़ी। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी तथा भारतीय भाषाओं के लिए जो विधान किए गए उन्हें कार्य रूप देने के लिए भारत सरकार ने कई योजनाएं बनाई, जिनमें वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का विकास, मानवीकरण तथा एकरूपता के अति महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना भारत सरकार की शिक्षा नीति का अंग बन गई है। भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 1961 कि भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 1961 को वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की। ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में बनेगा कि भारत सरकार ने वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब की गई, तो 1 अक्टूबर 1961 को
विज्ञान एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई। पद्म विभूषण दौलत सिंह कोठारी ने इस आयोग के पहले अध्यक्ष बने। और इस आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? दौलत सिंह कोठारी। अपनी स्थापना से लेकर अब तक शब्दावली आयोग ने विधि की को छोड़कर ज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे विज्ञान, समाजशास्त्र, कृषि, वानिकी तथा आयुर्विज्ञान इत्यादि में तकनीकी शब्दों के हिंदी पर्याय निर्धारित कर उन्हें शब्दकोश तथा पारिभाषिक कोशों के रूप में प्रकाशित किया है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग तथा केंद्रीय हिंदी निर्देशालय द्वारा निर्मित पारिभाषिक शब्दावली ही मानक मानी जाती है। फिर है विज्ञान तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा स्वीकृत शब्दावली निर्माण के सिद्धांत। मतलब विज्ञान एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा जो स्वीकृत शब्दावली निर्माण के सिद्धांत बताए गए, किस प्रकार से इस शब्दावली को स्वीकार किया गया, ये चीज़ जो है इस आयोग ने बताया था, दौलत सिंह कोठारी। उन्हें कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को यथासंभव उनके प्रचलित अंग्रेजी रूप में ही ग्रहण करना चाहिए, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शब्द प्रचलित हैं उनको यथास्थान हिंदी में ग्रहण कर लीजिए, तथा हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं की प्रकृति के अनुसार ही उन्हें देवनागरी लिपि में लिखना या लिप्यांतरण चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली में अग्रलिखित उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली में क्या क्या उदाहरण दिए गए हैं, मतलब ऐसे जो शब्द हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं तो वो किसी दूसरी भाषा के, लेकिन उनको हिंदी भाषा में वैसे ही अपना लिया गया। तो कहा ये अपनाना भी उचित ही है। इसमें पहला है तत्व और यौगिकों के नाम, मतलब जितने तत्व हैं और जितने यौगिक हैं उन सभी के नाम जो हैं जैसे दूसरी भाषा में है ठीक उसी प्रकार हिंदी में ग्रहण कर लिया गया। जैसे हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जितने CO2H2O क्या किया है, ये जैसे दूसरी भाषा के थे इनको हिंदी भाषा में अपना लिया गया। अगर इनको ना अपनाया जाता तो इनका हिंदी अर्थ ऐसा होता कि हम लोगों को सामान्य लोग जान ही ना पाते ये बात क्या हो रही है। ठीक, दूसरा बताया गया तौल और नाप की इकाई और भौतिक परिणामों की इकाई जैसे कैलोरी, एम्पियर आदि। तौल और नाप की इकाई किलोग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, ठीक है, कुंटल, टन, जितना है इन सबको माप लिया गया। ये सब जगह जो है हिंदी में ऐसे ही ग्रहण कर लिए गए, इनका हिंदी रूपांतरण नहीं। ऐसे शब्द जो व्यक्तियों के नाम पर बने हों जैसे मार्क्सवाद, बायकॉट, ब्रेन, फ़ारेनहाइट, ये सब जो हैं क्या है एक व्यक्ति के नाम पर बने हैं, इनको भी वैसे ही अपना लिया गया हिंदी में शब्दावली में। वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, भूविज्ञान, द्विपदी नामावली, इनके भी जितने शब्द हैं वो सब हिंदी में वैसे ही अपना लिए। स्थिरांक जैसे पाई, ये पाई ही है मैथ वाली, ये स्थिरांक भी वैसे ही हिंदी में अपना लिया गया। ठीक, स्थिरांक, उस पाई का हिंदी अर्थ है स्थिरांक। अब जान ऐसे अन्य शब्द जिनका आमतौर पर सारे संसार में प्रयोग होता है जैसे रेडियो, पेट्रोल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका जो है सारे संसार में एक ही पेट्रोल ही कहा जाता है, न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन ही कहा जाता है। ठीक है, फिर है गणित और विज्ञान की अन्य शाखाओं के संख्यांक, प्रतीक, चिन्ह, सूत्र जैसे साइन, कोसाइन, लॉग अर्थात गणितीय संक्रियाओं में प्रयुक्त होने वाले अक्षर रोमन अथवा ग्रीक वर्णमाला के शब्द, ये इनको जैसे हैं वैसे ही अपना लिए गए। ये दूसरा नंबर है कि रोमन प्रतीक लिपि में अंतर्राष्ट्रीय रूप में ही रखे जाएं, कि रोमन प्रतीक रोमन लिपि में अंतर्राष्ट्रीय रूप
में ही रखे जाएं, परंतु संक्षिप्त रूप नगरी एवं मानक रूप में भी विशेषतया साधारण तौल और माप के लिए लिखे जा सकते हैं। जैसे सेंटीमीटर का प्रयोग cm हिंदी में भी ऐसे ही प्रयुक्त होगा, परंतु नागरी संक्षिप्त रूप में सेमी डॉट मी भी हो सकता है। मतलब हिंदी का सेंटीमीटर वैसे होगा लेकिन उसको हिंदी में लिख दिया। यह सिद्धांत बाल साहित्य और लोकप्रिय पुस्तकों में अपनाया जाएगा, परंतु विज्ञान और तकनीकी की मानक पुस्तकों में केवल अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक cm ही प्रयुक्त करना चाहिए। अगर विज्ञान और लोकप्रिय पुस्तकों में तो हिंदी में हम सेंटीमीटर शब्दों में लिख सकते हैं cm, लेकिन अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं तो वहाँ में cm ही लिखना होगा, मतलब सेंटीमीटर ही इसका अर्थ है। फिर तीसरा है ज्यामितीय आकृतियों में भारतीय लिपियों के अक्षर प्रयुक्त किए जा सकते हैं, जैसे का, खा, गा अथवा आ, बा, सा, परंतु त्रिकोणमितीय संबंधों में केवल रोमन अथवा ग्रीक अक्षरों ही प्रयुक्त करने चाहिए, जैसे साइन ए, कॉस बी। ठीक, ये क्या है? ये रोमन और ग्रीक, साइन ए साइन कॉस थीटा, कॉस ए कॉस साइन, साइन ए साइन बी, है ना ऐसा। लेकिन वहाँ पर का, खा, गा नहीं करेंगे, वहाँ केवल ग्रीक या रोमन लिपि का ही हमें प्रयोग करना है। अगला है संकल्पनाओं को व्यक्त करने वाले शब्दों को सामान्यतः अनुवाद किया जाना चाहिए। जो भी संकल्पनाओं को व्यक्त कर रहे हैं उनका अनुवाद कर दीजिए। हिंदी पर्याय का चुनाव करते समय सरलता, अर्थ की परिशुद्धता और सुबोधता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुधार विरोधी प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। सभी भारतीय भाषाओं के शब्दों में यथासंभव अधिकाधिक एकरूपता लाना ही उद्देश्य होना चाहिए और इसके लिए ऐसे शब्द अपनाने चाहिए जो अधिक से अधिक प्रादेशिक भाषाओं में प्रयुक्त हों और दूसरा बताया गया संस्कृत की धातुओं से आधारित, मतलब मूल शब्द होने चाहिए। 7 नंबर है ऐसे देसी शब्द जो सामान्य प्रयोग के पारिभाषिक शब्दों के स्थान पर हमारी भाषाओं में प्रचलित हो गए हों, जैसे टेलीग्राम के लिए तार, कंटिनेंट के लिए महाद्वीप, कॉन्टिनेंट के लिए महाद्वीप इस्तेमाल हो गए, पोस्ट के लिए डाक आदि इसी रूप में व्यवहार में लाए जाने चाहिए। टेलीग्राम के लिए हिंदी में तार का प्रयोग करते हैं। फिर अगला पॉइंट 8 नंबर है अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि भाषाओं से ऐसे विदेशी शब्द जो भारतीय भाषाओं में प्रचलित हो गए हैं, जैसे टिकट, सिग्नल, पेंशन, पुलिस, ब्यूरो, रेस्ता, डीलक्स आदि इसी रूप में अपनाने चाहिए। रेस्ता मतलब वही रेस्टोरेंट। नौ नंबर है अंतर्राष्ट्रीय शब्दों का देवनागरी लिपि में लिप्यांतरण, मतलब परिवर्तन कैसे करेंगे। लिप्यांतरण किया जा रहा है तो किस प्रकार से करेंगे। अंग्रेजी शब्दों का लिप्यांतरण इतना जटिल नहीं होना चाहिए कि उसके कारण वर्तमान देवनागरी वर्णों में नए चिन्ह एवं प्रतीक शामिल करने की आवश्यकता पड़े। शब्दों की देवनागरी लिपि में लिप्यांतरण अंग्रेजी उच्चारण के अधिकाधिक अनुरूप होना चाहिए तथा इसमें ऐसे परिवर्तन किए जाएं जो भारत के शिक्षित वर्ग के लिए प्रचलित हों। 10 नंबर है लिंग। हिंदी में अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शब्दों अथवा अन्यथा कारण न होने पर पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त करना चाहिए। ये बातें इसमें बताएं। फिर है संकर शब्द। पारिभाषिक शब्दों में संकर शब्द जैसे क्लासिकल के लिए क्लासिकी आदि रूप सामान्य और प्राकृतिक भारत भाषा शास्त्रीय प्रक्रिया के अनुसार बनाए गए हैं और ऐसे शब्द रूपों को पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता तथा सुबोधता, उपयोगिता और संक्षिप्तता का ध्यान रखते हुए व्यवहार में लाना चाहिए। संकर शब्द वे होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं।
जैसे रेलगाड़ी, रेल दूसरी भाषा का शब्द है, गाड़ी दूसरी भाषा का शब्द है। ठीक। मोटरसाइकिल, मोटर अलग है, साइकिल अलग है। ठीक। कारखाना, कार अलग है, खाना दूसरी भाषा का शब्द है। तो इस प्रकार से जो है अलग, जब दो शब्दों को, दो भाषाओं के शब्द एक मिलकर बनते हैं तो उनको संकर शब्द कहते हैं। ठीक। फिर अगले हैं पारिभाषिक शब्दों में संधि और समास। बस आज यहीं तक, कल दूसरी क्लास में।